Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another series lecture on photovoltaics and solar cells, जिसमें आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसी कमोडिटीज़ जो कि सोलर सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। जब भी हम सोलर सेल्स को किसी घर में या किसी ऐसी बिल्डिंग में इंस्टॉल कर रहे हों जहाँ पर हमें ख़तरा होता है कि कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म या कोई ऐसा लाइट हैज़र्ड आ जाए जो पूरे सोलर सेल्स की जो कंस्ट्रक्शन है या इंस्टॉलेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दे या डैमेज कर दे, तो उसके लिए हम ऐसे कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं जिसको हम लाइटनिंग अरेस्टर्स कहते हैं। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर्स का बेसिकली ये काम है कि जो भी हैवी वोल्टेज में जो करंट्स आते हैं या थंडरस्टॉर्म से जो हैवी वोल्टेज स्ट्राइक्स आती हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी सोलर सेल्स पर इस तरह की स्ट्राइक्स पड़े हैं तो ये सारी जो लाइटिंग अरेस्टर्स की जो हमारे पास वायरिंग साथ अटैच होती है तो ये उसको अब्जॉर्ब कर देती है और डैमेज होने से बचाती है। तो मूविंग फर्दर, सोलर सेल्स में हमने लास्ट स्लाइड्स में भी देखा था कि हमारे पास प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि हम अगर उसके ऊपर कोई और लेयर ग्रो करवा सके तो हम उसको मैच कर सके, कोई भी उसमें डिफेक्ट ना आए, कोई भी उसमें इंटरस्टिशियल या क्रिस्टलाइन मिस मैचिंग ना हो, ताकि हमारे प्रॉपर सोलर सेल की लेयर के ऊपर एक और लेयर इजीली मैच लैटिस से ग्रो हो सके। तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म के कैरियर्स होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल हैं। तो उनको मैप करने के लिए कोई ऐसा एनालिटिकल सिस्टम का होना लाजमी है। तो वो बेसिकली ऐसा सिस्टम जो इन कैरियर की कंसंट्रेशन को मैप कर सके उसको हम हॉल इफेक्ट सिस्टम कहते हैं। अब हॉल इफेक्ट सिस्टम को हम सेंटर में भी यूज़ कर रहे होते हैं और हमारे पास डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल भी हो सकते हैं और कंडक्टिव मटेरियल भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम डिटेल में इस लेक्चर में बात करेंगे। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक पूरी जो सीरीज़ होगी इन 4 पॉइंट्स पर, ये आपस में इंटर रिलेटेड होगी। लाइक अगर मैं वायरिंग डायग्राम की बात करूं तो इसमें आपको शुरू से एक जो हम कमोडिटी पढ़ेंगे लाइटनिंग अरेस्टर की, तो वो इसके साथ लिंक्ड होगी जो कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रही होगी। तो मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट स्लाइड, लाइटनिंग अरेस्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमने नेचर को देखना है कि नेचर में हमारे पास एक प्रॉपर साइकिल होता है। एक प्रॉपर नेचर ने हमें एक साइकिल दिया हुआ है। अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ में हमारे पास मोस्टली 70% से ज़्यादा वाटर कंटेंट और बाकी हमारे पास लैंड है। तो जब भी सन रेज़ इस वाटर कंटेंट यानी ओशन पर पड़ती हैं तो इसके वजह से एक फिनोमेना प्रोवोक होता है जिसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। इट मींस कि जब भी सन रेज़ या सोलर स्पेक्ट्रम इस पर इम्पिंज करे, पेनिट्रेट करे, तो जो लिक्विड हमारे पास कंटेंट है वो वाटर वेपर यानी हीट में चेंज हो जाता है। फिर जैसे जैसे वो कंटेंट ऊपर जाता रहता है, यानी कि टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जैसे ही कंटेंट ऊपर राइज करता रहता है तो वहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो गैसियस स्टेट यानी कि जो वेपर्स मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो करते करते वो उनका जो साइज़ है वो इतना कंडेंस हो जाता है जिससे वो एक क्लाउड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब वो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो एक क्लाउड की फॉर्म में आ जाता है तो उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में पैक्ड हुए हुए होते हैं। तो उसके नतीजे में जो पैक्ड वाटर कंटेंट है वो जब बहुत ज़्यादा वेट में हैवी हो जाए तो वो फिर क्लाउड से फॉल करने लग जाता है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि एक प्रॉपर रेनफॉल स्टार्ट हो गया। तो अब होता कुछ इस तरह है कि जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल्स को देखें तो कुछ हैवी मॉलिक्यूल्स क्लाउड से नीचे गिरने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पैक्ड होते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है और अगेन वो ओशन में जाके उसी वाटर कंटेंट में चेंज होती है। एंड देन अगेन जो सन रेज या सोलर स्पेक्ट्रम है वो उसको कन्वर्ट करके एवापोरेट करता है एंड देन उसके अगेन कंडेंसेशन होती है और देन अगेन रेनफॉल। तो ये कंप्लीट साइकिल है। बट बिटवीन देम वो हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि हमारे जो डेली लाइफ की रूटीन है उसको कुछ ना कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। तो वो फिनोमेना क्या है? लेट्स सी इन दी स्लाइड्स।
हमारे पास जो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी सन रेज़ इस ओशन पर पड़ रही हों तो कुछ ना कुछ वो वाटर कंटेंट को एवापोरेट करके एक कंडेंसेशन की तरफ ले जा रही होती है। तो वो कंडेंसेशन जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाकर कम होता रहता है, डिक्रीज़ होता रहता है, तो वो एक क्लाउड की फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो क्लाउड जब फॉर्म होते हैं तो सोलर स्पेक्ट्रम के जो इनकमिंग फोटॉन्स हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली सोलर पैनल पर कम्प्लीटली फॉल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में उसमें रिफ्लेक्शन आ जाती है और हमारे पास जो फोटोन का लॉस आ रहा है उसकी वजह से क्लाउडी एरिया में हमारे पास सोलर पैनल एफिशिएंसी कम से कम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं ये मिलियंस की तादाद में होते हैं, लेकिन जब इन ड्रॉपलेट्स का वेट हैवी हो जाए तो वो वो रेनफॉल की शक्ल में गिरने लगते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स मौजूद होते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जब वो रीच आउट करें तो उसके नतीजे में ये होता है जो क्रिस्टल्स और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चार्ज एक्सचेंज करने लग जाते हैं। अब जब वो चार्ज एक्सचेंज करने लग जाते हैं तो उनमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसमें क्लाउड है उसमें एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो थंडर स्टॉर्म्स हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज है। तो जो हमारे मोस्टली क्लाउड होते हैं वो इस फिनोमेना की वजह से नेगेटिवली चार्ज ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। तो जब ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लें तो उसके नतीजे में होता है कि जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं एंड इन द रिज़ल्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग बोल्ट देखने को मिलता है, एक थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है। और जो हमें आवाज़ें आती हैं, जो थंडरस्टॉर्म की आवाज़ आती है वो आपस में इनकी फ्रिक्शन की वजह से आती है और कुछ डिस्चार्ज होने की वजह से आती है। तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप इस एनिमेशन के थ्रू देखें जिसमें आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारे पास ग्राउंड जो मोस्टली होता है और हमारे पास जो ऊपर अवेलेबल क्लाउड्स होते हैं, ग्राउंड में हमारे पास ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है। लाइक ये जो हमारा ग्राउंड है या अर्थ है ये ज़्यादातर जो डोमिनेटेड चार्ज है वो पॉजिटिव एक्वायर करता है। फिर हमारे पास जो ऊपर क्लाउड्स हैं वो उसमें जो ज़्यादातर जो चार्जेस हैं जो डोमिनेट कर रहे होते हैं वो हैं नेगेटिव चार्जेस। जो ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपस में एक्सचेंज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट चार्ज होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि जब भी क्लाउडी वेदर हो या थंडरस्टॉर्म वाला वेदर होता है, हमें कहा जाता है कि जब भी ऐसी कोई वेदर कंडीशन हो तो आपने कभी किसी पीक पॉइंट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि होता ये है कि जो क्लाउड होते हैं और ये हमारे पास जो चार्जेस अवेलेबल हैं, जब क्लाउड इसके क्लोज यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस जो पीक पर आए हुए हैं इसके क्लोज होते हैं, जितना क्लोज इसके हों तो यहाँ पर होता है कि जो भी चार्जेस क्लाउड में मौजूद हैं और हमारे जो ग्राउंड में चार्जेस मौजूद है वो आपस में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अब अट्रैक्ट करने के नतीजे में ये होता है कि इतना वो फास्ट प्रोसेस होता है कि यहाँ से वो थंडरस्टॉर्म क्रिएट करने शुरू हो जाता है और एक शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। और इसी तरह अगर मैं यही क्लाउड अगर मैं बॉटम ग्राउंड की तरफ देखूं तो यहाँ पर इतना पेनिट्रेट नहीं करेगा, बल्कि वो ऊपर ही क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्ज होता रहेगा। बट ये एक क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्जिंग है जिससे जो कि बहुत ही हैज़र्डस है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर यही जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, अगर इस को हम ट्रांसमिशन लाइन जो आपने मोस्टली रोड के एडजेसेंट में देखी होंगी, जो ट्रांसमिशन लाइन जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो इसी तरह की लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन ट्रांसमिशन लाइंस पर भी पड़ती हैं और इस वजह से हमारे जो ग्राउंड के चार्जेस हैं वो इस शॉर्टर पाथ को फॉलो करते हुए इस लाइटनिंग स्ट्राइक को शॉर्ट करते हैं इस पाथ के थ्रू। तो यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि अगर हम इस लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कुछ ऐसे कनेक्शंस ना लगाएं जो कि बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है, तो इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शंस आर बेसिकली अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग दैट रिड्यूसेस द हैज़र्डस सिचुएशंस।
इसको हम अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर अर्थिंग की बात करें, हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अगर इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन हो जिसमें हम अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये सारे जो चार्जेस या लाइटनिंग बोल्ट हैं ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझें कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अर्थिंग में हमारे पास ये होता है कि अगर कोई कंपोनेंट है, कोई भी ट्रांसफार्मर है या मोटर है, अगर कोई फॉल्टी करंट यहाँ पर आता है तो अर्थिंग में ये होता है कि अर्थिंग की बॉडी के साथ एक वायर जा रही होती है। ये वायर हमारी सारी कनेक्ट होती है अर्थ के साथ, अर्थ के एक इलेक्ट्रोड के साथ। ये इलेक्ट्रोड आप ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक हम एक रॉड लेते हैं और उस रॉड को हम अर्थ की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम कुछ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट का ये होता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी आ जाती है। तो जब हम इस वायर को इसकी बॉडी के साथ अटैच करें, तो जब कोई फॉल्टी करंट या कोई लाइटनिंग स्ट्राइक इसकी बॉडी पर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर तो करंट आ जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ कोई चीज़ अटैच होगी, कोई बॉडी अटैच होगी, तो वो अगर अर्थिंग कनेक्ट हुई तो वो उस बॉडी से ट्रैवल करने के बजाय इस अर्थिंग से करंट को ट्रैवल करवाएगा। ठीक है, और इस वजह से इस पूरे सिस्टम की प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर ये अर्थिंग का कनेक्ट ना हुआ हो तो सीधा जो लाइटिंग का जो इफ़ेक्ट है या जो लाइटिंग स्ट्राइक है वो बॉडी से कंडक्ट होते हुए आपके अर्थ की तरफ जा रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सिमिलरली अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्थिंग कनेक्शन। अगर हम ग्राउंडिंग की बात करते हैं तो आपने होम अप्लायंसेस में देखा होगा कि उस पर दो कनेक्शंस होते हैं, दो पिन्स होती हैं, जिसमें एक करंट का फेज़ जा रहा होता है और एक में न्यूट्रल जा रहा होता है। डैट इज़ बेसिकली ग्राउंडिंग कनेक्शन। तो होता ये है कि एक तरफ से जब करंट आ रहा हो तो उस करंट को वापस जाने के लिए एक पाथ भी चाहिए होता है, एक रिटर्न पाथ चाहिए होता है। तो वो बेसिकली ये ग्राउंडिंग कनेक्शन उस रिटर्न पाथ को कंप्लीट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब हम जब इसके साथ अर्थिंग कनेक्ट करें तो अर्थिंग का ये होगा कि अगर उस ग्राउंडिंग पाथ या फिर करंट को कोई फॉल्ट देखने को मिल जाए या उस इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आ जाए तो ये अर्थिंग क्या करेगी, अर्थिंग उस बॉडी के साथ जो वायर अटैच हुई हुई है उसको एक पाथ प्रोवाइड करेगी जिससे वो फॉल्टी करंट बैक टू अर्थ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जब कोई पर्सन इस बॉडी को टच करेगा तो उसको शॉक नहीं लगेगा, उसको कोई करंट नहीं लगेगा। और जब उसमें कोई अर्थिंग कनेक्शन ना हुआ तो अगर वो किसी बॉडी को टच करेगा तो ऑफ कोर्स उसमें एक हाई किस्म का करंट पास होगा। तो ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस, और यही इस तरह के कनेक्शंस हम सोलर पैनल्स पर भी यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। तो मूविंग फर्दर फ्रॉम लाइटिंग टू सेफ्टी यूनिट इन सोलर पैनल्स, एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्लाउड है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा डेंस क्लाउड्स के अंदर हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई थंडरस्टॉर्म आता है तो वो सबसे शॉर्टर पाथ को देखता है जिसमें आपके पास पीक पर जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर सबसे पहले स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं जो कि इस जो हाई पीक पर जो करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हों या लाइटनिंग स्ट्राइक होने का जहाँ पर इशू हो, तो ऐसे वेदर में हम लाइटनिंग अरेस्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर सेफ्टी पर्पज़। Their key benefits include mitigating the structural damage. It also reduces the maintenance cost, which ensures their operational longevity and maximizes the energy production and its efficiency. तो अगर हम 5 लाख का कोई अगर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और उस सिस्टम के साथ अगर हम कोई प्रोटेक्शन यूनिट ना यूज़ करें तो उस सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोई हार्श वेदर्स में हम उस सोलर सिस्टम्स को लगा रहे हों तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो बेशक आप अगर 15 लाख का भी सिस्टम यूज़ करें तो अगर इस तरह की लाइटिंग अरेस्टर जैसे कंपोनेंट्स ना हो तो वो सारे सिस्टम को ऐसी कंडीशंस में डैमेज कर सकते हैं। लाइटिंग अरेस्टर्स का मैंने बताया कि लाइटिंग अरेस्टर्स एक ऐसे कंपोनेंट हैं जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इन हाई चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके रूफ टॉप पर कनेक्ट किया जाता है, जो पीक पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है ताकि जो क्लाउड से आने वाली जो भी थंडर स्ट्राइक है
वो डायरेक्ट इस लाइटिंग रजिस्टर पर एब्जॉर्ब हो रादर देन देयर ऑन रूफ टॉप। अब इन सोलर सेल्स के साथ इस तरह के लाइटिंग रजिस्टर्स को टॉप पर लगाया जाता है, और अगर इसको हम बॉटम पर लगा दें तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये होगा कि जो भी लाइटिंग स्ट्राइक है वो सबसे पहले सोलर पैनल पर जाके स्ट्राइक करेगी रादर देन स्ट्राइकिंग ऑन दिस कंपोनेंट। तो जो भी लाइटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसकी वजह से एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ट्रांसफार्मर्स की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर्स के ऊपर आपने इस तरह की कोई नॉब्स देखी होंगी प्रैक्टिकली। तो ये बेसिकली लाइटिंग अरेस्टर्स होते हैं कि जब भी कोई लाइटिंग स्ट्राइक आए, अगर ये पीक पर कहीं अटैच हो तो ये लाइटिंग अरेस्टर्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लाइटिंग अरेस्टर का जो रियलिस्टिक कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिस पे आपके पास सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की पॉइंटी सी नेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, ताकि जो भी चार्जेस हों वो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो जितना भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए उतना ही आपके पास ज़्यादा बेनिफिट है। ये एक पिक्चर है जो कि हार्श वेदर्स में सोलर पैनल्स को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर कोई लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है, तो अगर इस तरह का थंडरबोल्ट इस सोलर पैनल पर जाकर स्ट्राइक करेगा तो ऑफ कोर्स उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से देखेंगे। अगर हमने लाइटिंग अरेस्टर यूज़ नहीं किया तो बेशक 15 लाख का अगर आपके पास सोलर पैनल है या 5 लाख का सोलर पैनल है, तो इन हार्श वेदर्स में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते और उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। अगर हम लाइटिंग अरेस्टर्स को सोलर सेल के साथ इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा ये पूरा सिस्टम सिक्योर भी रहेगा, और जो भी हाई थंडरबोल्ट आया तो वो यहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम इधर देखते हैं कि सोलर पैनल्स की सबसे पीक पर हमारे पास लाइटिंग रजिस्टर कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पर जो भी अगर लाइटिंग थंडरबोल्ट स्ट्राइक आए तो ये पूरे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होके अर्थ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि लाइटिंग स्ट्राइक इतनी डेंजरस है कि हम आज तक इसकी प्रॉपर वोल्टेजेस और एम्पेयर्स को मेजर नहीं कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हर घर में इसका होना लाजमी है। बेशक आपने सोलर पैनल्स अगर लगाए हैं या नहीं भी लगाए, तो ये लाइटिंग रजिस्टर का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।